इंटीग्रेशन का ना टॉपिक बड़ा अहम है, इसलिए आपको रिकॉर्ड करके सेंड करने लगा। तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो ज़रा आप अपने माइंड में सेव कर लें कि सबसे पहले इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव को कहते हैं, यानी डेरिवेटिव का उल्ट। आप किसी फंक्शन, सपोज एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, पावर पहले पावर में से एक माइनस, यानी इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2x। जब आप 2x की इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर आंसर आएगा। ये एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन इस चीज का नाम है, यानी ये इंटीग्रेशन साइन है, ये विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए हम dx लिख रहे हैं। यानी ये जो इंटीग्रेशन का साइन है विद रिस्पेक्ट टू हम x इंटीग्रेट करेंगे, यानी 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर आंसर आएगा। तो इसमें इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव की तरह अगर कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी x की हमने इंटीग्रेशन करनी है। वो इंटीग्रेशन क्या होती है, यहाँ पर तो पावर पहले लिखते थे, यानी पावर मल्टीप्लाई, और पावर में से एक माइनस, यहाँ पर पावर ऐड करते हैं और वो पावर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई था और माइनस था, यहाँ पर ऐड और डिवाइड है, यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर। देखिए इसका भी आंसर x स्क्वायर आ जाएगा। ज्यादा डिटेल में जो कांसेप्ट वाली बात मैंने आपसे की थी ना, कांसेप्ट वाली बात आपको याद होगी, मैंने बोला था जो x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव है वो भी 2x आता है, x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 2x आता है, x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव भी 2x आता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से हमारे पास वापस नहीं मिलता, इसलिए हम हर इंटीग्रेशन के बाद जो है कांस्टेंट लगा देते हैं जब इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। ये ज्यादा डिटेल में तो नहीं हम जा रहे। जो मेन चीजें इसके बाद इंटीग्रेशन में पावर रूल क्या होता है, पावर एक इंक्रीज करनी है, वही पावर से आपने डिवाइड करना है। लेकिन कायदा कानून होता है कि पावर रूल लगता कब है। एक्चुअली ना ये भी चीज आपने ज़हन कर लेनी है कि ये अगर आप x फंक्शन लिखे हैं तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर x के अलावा आपको कोई नंबर मिलता था ना तो वो एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट होगा, यानी वो मिस्टेक है, ठीक है। तो आप उसको एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे, जो फंक्शन जिसके लिए ऐसे कर रहे हैं वो आप उसी फंक्शन को ही देखेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास a b c वगैरह जो भी फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन ही ट्रीट होगा, वो वैसे ही इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ फार्मूलेज हैं, फार्मूले तो बाद में देखेंगे। पावर रूल को मजीद हम जो है ना एलैबोरेट करते हैं कि पावर रूल लगता कब है। एक्चुअली पावर रूल यूज तब होता है, उस फंक्शन पे अप्लाई होता है जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी x फंक्शन है, x का डेरिवेटिव अगर 1, x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, अगर x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप उस पे पावर रूल लगाओगे, अदरवाइज उस पे पावर रूल नहीं लगा सकते आप। जिस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, उस फंक्शन पे आप पावर रूल लगाओगे, ठीक है। बस एक ही सूरत में नहीं लगाते, जब फंक्शन की पावर, यानी यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ जनरल फार्मूला, एक ही सूरत में आप पावर रूल नहीं लगाते जब n जो है ना वो -1 के इक्वल होता है, यानी n -1 नहीं होना चाहिए। अगर n -1 हो गया तब क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सपोज एक फंक्शन उसकी पावर है -1, आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। आप बेटा इस तरह पावर रूल लगाओगे ना, एक पावर ऐड हो वही पावर नीचे, x की पावर 0/0, जब ओवर में 0 आ जाए तो इंफिनिटी नहीं बल्कि अनडिफाइंड आंसर आ जाता है, कोई प्रोसेस वैल्यू नहीं, यानी अनडिफाइंड आ जाता है। इसलिए हम ये वाला तरीकेकार नहीं लगाते पावर रूल वाला जब पावर -1 आ जाए। इसके अलावा जो मर्जी पावर हो, कांस्टेंट की बात रही, अगर पावर कांस्टेंट है तो आप पावर रूल लगा सकते हैं, ठीक है। वो नंबर्स है, इवन है, ऑड है, नेचुरल है, कुछ भी नंबर। तो इसका तरीकेकार क्या होता है कि ये माइनस पावर जब ओवर में जाती है तो फिर आप ये सेकंड कानून जो आपको मैंने बताया है, सेकंड कानून ये है कि अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, आप इसका लॉग ले लोगे, यानी इसकी इंटीग्रेशन है। इसकी एग्जांपल कैसे, सपोज ये लिखा है हमारे पास sin of x cos of x, आपने क्या करना है, ये sin का डेरिवेटिव चूंकि cos x होता है तो आपने इसका लॉग लेने का, log of sin of x प्लस c। इसमें कंडीशन ये भी है कि समटाइम्स ये होता है कि फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव भी है लेकिन फंक्शन की कुछ पावर चेंज हो जाती है। ये तो तब अप्लाई होता है जब नीचे फंक्शन जो भी फंक्शन लिखा है उसका सारे का सारा ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो। समटाइम्स ऐसे होता है, ये sin x का आ गया अंडर रूट जरूरी नहीं है, कुछ भी पावर आ जाए तो आपने क्या करना है। अब sin x का डेरिवेटिव ऊपर cos तो है, एक्चुअली हमें करना सपोज चाहिए, सपोज करके उसको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं।
अब साइन का डेरिवेटिव cos होता है, लेकिन अंडर रूट की वजह से आप नहीं लगा सकते। अंडर रूट या कोई भी पावर अदर देन 1 आ जाए तो उसका आपने क्या मेथड करना है, आपने log नहीं भी लगाना, क्योंकि उस फंक्शन सारे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, उस फंक्शन की कुछ पावर भी है जिसका डेरिवेटिव है। तो साइन का डेरिवेटिव cos तो होता है, लेकिन इनको आमने सामने देखिए, साइन की पावर अंडर रूट का मतलब 1/2, तो ऊपर जाके पावर -1/2 हो जाएगी, आगे फंक्शन आ जाएगा cos x dx। ये फंक्शन अब आगे इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, वो पावर रूट वाला तरीकेकार, एक पावर इसमें आपने इंक्रीज करनी है और वही पावर नीचे आपने करनी है, ये आगे आपने खुद ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास पावर रूल के बाद दाग आपने कब लगाना है, ये दूसरी कंडीशन। फिर हमारे पास जो अलजेब्रिक फंक्शन जो हैं वो रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिर आती है, रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में, रैशनल जिनमें वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट ना आए, यानी वेरिएबल्स की जो पावर है ना वो होल नंबर है, 0 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, इस तरह की अगर वेरिएबल्स की पावर आ जाती है तो फिर आपने उसकी इंटीग्रेशन क्या करनी है। ये कंफर्म रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन आप इजी रहोगे अगर आप प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहले इसको प्रॉपर बनाओगे और फिर करोगे। बाद में फिर सुन लीजिएगा, रैशनल फ्रैक्शन की बात हो रही है। रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसको p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है वो एक होल नंबर होती है, यानी x की पावर 5 x की पावर 3 2, ये सारी पॉलिनोमियल है, यानी ये पॉलिनोमियल जहां पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर आए वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जिसको p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। रैशनल फ्रैक्शन में आगे दो मजीद टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब डिग्री क्या दी, जो अभी मैंने पॉलिनोमियल लिखी थी इसमें सबसे बड़ी पावर थी x की पावर 5, यानी इसकी डिग्री 5 थी, सही है। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है, जहां पर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर डिग्री से ज्यादा हो, यानी नीचे डिग्री 3 है ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री ज्यादा है यानी ये डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो जाए, नीचे पावर ज्यादा हो, बस ये प्रॉपर है। अदरवाइज ऊपर और नीचे पावर सेम आ जाए या ऊपर पावर ज्यादा आ जाए तो यूजुअली हम उनकी यूजुअली कह रहा हूँ आमतौर पर, यानी उनकी इंटीग्रेशन प्रॉपर बना लें तो इजी हो जाती है। कंफर्म रूल नहीं है, लेकिन आपके लिए इजी आ जाएगा, अगर आपके पास सामने फंक्शन आ जाए तो आप उसको इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। जब आपके पास अलजेब्रिक रैशनल फ्रैक्शन आ गई है, आपने सबसे पहले देखा ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है, सबसे पहले आपने ये सोचना है, क्योंकि आगे भी अलजेब्रिक में भी आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी आपने पढ़ ली, उसके बाद डेरिवेटिव्स बनाना भी पढ़ लिया, फंक्शन सेम करना भी पढ़ लिया, लेकिन मैं उनको जरा समरी के तौर पर बताता हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ गई, अब आगे बात करते हैं अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ गए तो फिर क्या ऑप्शन होते हैं। फिर हमारे पास बेटा दो तरह के ऑप्शन पॉसिबल होते हैं। पहला ऑप्शन होता है डेरिवेटिव बन रहा है, दूसरा ऑप्शन होता है डेरिवेटिव नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बात की है कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई क्वेश्चन है x² + 3 dx, ऊपर और नीचे पावर में 1 का डिफरेंस है, नीचे पावर 2 है ऊपर पावर 1 है, डेरिवेटिव इजीली बनाया जा सकता है। कैसे पता, क्योंकि इसमें पावर को लगाते हैं तो इसकी एक पावर कम होनी होती है ना, तो ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं। x² + 3 का डेरिवेटिव देखिए क्या बनता है, डेरिवेटिव ऑफ x² + 3 डेरिवेटिव बनता है 2x + 3 का तो 0, यानी ऊपर 2x होना चाहिए। समटाइम्स आप डेरिवेटिव बना सकते हैं, वो तब ही बना सकते हैं जब आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड या कांस्टेंट प्लस माइनस करना पड़े, तब आप इजीली प्लस माइनस वेरिएबल भी कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से समटाइम्स जो है ना वो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाता है। x² + 3 का डेरिवेटिव होता है 2, आप 2 से मल्टीप्लाई बाहर और 2 से डिवाइड जो है ना वो अंदर और बाहर कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर लिखे या बाहर लिखे वो डजंट मैटर। तो इसका डेरिवेटिव चूंकि बन गया, अब इसका कौन सा रूल लगेगा इसमें, लॉग वाला, क्योंकि ये फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो आप इस पे लिखोगे log of x² + 3 + c। अगर x² + 3 की कुछ पावर्स होती है, यानी अंडर रूट होता 1/3 पावर होती 7 पावर होती, जब हमारा डेरिवेटिव इजीली बन रहा है ना तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ उस पर पावर रूल लगाना है या log रूल लगाना है, इसके अलावा हमने कोई रूल नहीं लगाना, यानी वो हमारे लिए बेहतरीन है, ईजी है जब डेरिवेटिव बन रहा है। समटाइम्स ऐसे होता है कि डेरिवेटिव बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन में देख लेता हूं, यानी x² + 3 x आ गया,
अब हालांकि यहाँ पे भी पावर में 1 का डिफरेंस है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस 3, यानी ऊपर 2x प्लस 3 होना चाहिए। तो हम बना तो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x तो आ गया, 3 भी आना चाहिए। आप 3 से प्लस और 3 से माइनस भी करते हैं। अब ये डेरिवेटिव बन गया ना, ऊपर ज्यादा फंक्शन है, नीचे अगर अकेला लिखा तो आप उसको लेदर लिख सकते हैं 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 के ओवर में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी यहाँ पर जो है ना वो लेदर है। अब इसमें तो बड़ा सौखा तरीका है, आपने क्या करना है, ऊपर लॉग लगा देना, यानी ये आ गया फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये आ गया सेकंड टाइप, जो मैंने यहाँ पे मैंने बताया कि पहली टाइप वो होती है जिसमें डेरिवेटिव बन जाता है, दूसरी टाइप होती है जिसमें डेरिवेटिव नहीं बनता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आना है सिंगल पावर x में। आप x से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रहे, क्योंकि x से अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं बाहर डिवाइड करते हैं, वो गलत बात है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब दो मेथड है। अब ये सवाल है, इसके लिए एक अलग मेथड है। बाज क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें स्केयर कंप्लीट हो रहा होता है, बाज क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर्स बन रहे होते हैं और उनकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है। वो हमें कैसे पता चलता है, एक्चुअली इजी है। अभी आ गया, इनमें से देखें x आ गया कॉमन, x प्लस 3। ये जब आपने सवाल लिखा है इसमें ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना इसकी इजीली हो जाती है। समटाइम्स ऐसे आता है कि फैक्टर्स नहीं बनते, यानी जैसे ये दो फैक्टर बन गए x स्क्वायर प्लस 3x, यानी x और x प्लस 3, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन भी आपने की हुई है, उसकी भी क्वेश्चन आपके पास है, मैं वैसे रिमाइंड करवा देता हूँ। a ओवर x प्लस b ओवर x प्लस 3, ये चलिए हमारी पार्शियल फ्रैक्शन भी इसी में बात भी क्लियर होगी। दूसरी बात, जो दूसरा इसी के अंदर था प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर, इसी को जरा आगे प्रोलॉन्ग करें कि हमारे पास जब डेरिवेटिव नहीं बनता तो एक तो ऑप्शन ये आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन हो जाती है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या मुमकिन है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास मुमकिन होता है कि स्क्वायर कंप्लीट होता है। सपोज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नंबर लिखा हुआ है dx। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर बनते हैं, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनते हैं तो आपने फैक्टर बना लेने हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करें 2 प्लस करें तो 3 2 और 1, x स्क्वायर प्लस 3x के 3x को लिखते हैं 2x प्लस x प्लस 2x आ गया कॉमन, x प्लस 2 फिर प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, तो x प्लस 2 आ गया कॉमन, तो बाकी आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। आप इसको फैक्टर्स बना के इसकी पार्शियल फ्रैक्शन दोबारा कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले फैक्टर्स जरूर चेक कर लेने हैं, कुछ कॉमन आता है वो जरूर चेक कर लेना है। आपके फैक्टर्स अगर नहीं बनते, सपोज कब नहीं बनेंगे, अगर यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। ये ना आसान तरीका भी होता है, कैसे पता चलता है कि फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं बनते। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, तो उनमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये होती है, आपने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना होता है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते, वो लहरा बात एक बनते हैं कि नहीं है, ये पहले चेक करना इजी है। b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आपने b की वैल्यू a की वैल्यू c की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर एक कंप्लीट स्क्वायर है, यानी 0 1 4 9 25 36, तो फैक्टर्स बनते हैं। अगर ये ना आंसर आए तो फैक्टर्स नहीं बनते। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट, अब अगर फैक्टर्स नहीं बनते, अब इसके फैक्टर्स नहीं बनते, मल्टीप्लाई करें 2 माइनस करें तो 3, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट करने वाली। स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, देखो बेटा, ये दो फार्मूले हमने पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर, और एक दूसरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला हमारे पास हैं। अगर ये पूरे हो जाए, अब सपोज मैं इसको ले लेता हूँ, यानी मैं इसका स्क्वायर अलग ही कंप्लीट कर रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो आपने कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करना है, जरा वो बाद में लिखने का, आपने सिर्फ ये दो को फोकस करना है। आपने क्या करना है, ये 9 टेंथ में शायद आपने किए भी हो, अगर नहीं भी किए तो मैं चलो रिवाइज करवा रहा हूं। जो x का कोएफिशिएंट है ना, कोई भी कोएफिशिएंट लिखा है 3 है 1 है 2 व्हाटएवर, उसका आपने हाफ करना है, यानी इसको 2 पे डिवाइड करना है। 3 लिखा है, 3 का हाफ होगा 2, तो आप 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड भी कर दोगे और उसका स्क्वायर, एक्चुअली स्क्वायर ऐड करते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए,
ठीक है ना, यानी ये 3 का जो हाफ किया 3/2 का स्क्वायर ऐड किया है वो हमने उतार लिए, यानी अपना काम चलाने के लिए। अब ये जो 3/2 का स्क्वायर है हम खुद से थोड़ी भी चीज ऐड कर सकते हैं, हमने फिर वो माइनस भी करनी होती है। ऐड तो कर नहीं सकते, अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो फिर वो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वो उसके हिस्से माइनस किया, ये बेटा जो हमारा -2 रहता था ना वो ऐड, ये देखो जरा मैं इसको ना दोबारा लिखता हूँ, ये बन क्या गया है, ये लिखा हुआ है x² प्लस 3x था ना, 3x को मैं लिख रहा हूँ a प्लस b का स्क्वायर 2 इंटू ab, ये 2 से कैंसिल हो गया दोबारा, ये देखिए जरा a² प्लस 2ab प्लस b², ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कर देगा 9/4 माइनस 2। अब इनका अपने अलग माइनस कॉमन लेके आप अलग एलसीएम ले सकते हैं, ये आ गया माइनस कॉमन 9/4 प्लस 2/1, तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 4 आ गया, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 17/4। बच्चों अब इसकी इंटीग्रेशन हमने सोचनी है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, यानी हमारे पास ये आया है, सॉरी मैं इधर लिख देता हूं, मैं कुछ और बात करूं, यानी ये हमारे पास आया है 1/x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 17/4। अब आपको जो मैंने फार्मूला वाला पेज दिया हुआ है उसमें मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो आंसर आते हैं फार्मूलाज में वो आपने याद रखने हैं। समटाइम्स अगर इसमें प्लस होता है इसको स्केल कंप्लीट करके tan इनवर्स वाला फार्मूला बन जाता है, अगर अंडर रूट हो 1 - x के अंडर रूट उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाती है। बराबर वो आपके पास जब स्केल कंप्लीट करेंगे ना कोई फार्मूला जनरेट हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि कोई भी फार्मूला नहीं बनता, वो हमारे पास फिर आगे नई कंडीशन आ जाती है, नई कंडीशन में क्या क्या आ जाता है। अब वो नई कंडीशन के अंदर मोस्टली ये भी होता है कि हमने अभी तक मैंने जितने फंक्शन डिस्कस किए हैं वो सारे पॉलिनोमियल की फॉर्म यानी रैशनल है। इरेशनल भी तो आ सकते हैं, लेकिन इरेशनल में सिर्फ एक टाइप आपको भी आती है, वो ये है कि अलजेब्रिक फंक्शन भी अगर इस तरह से लिखे होते हैं ना तो अगर डेरिवेटिव बनता है ना तो आपने डेरिवेटिव जरूर बनाना, वो इजीएस्ट मेथड है। अगर डेरिवेटिव बनता है तो आपने डेरिवेटिव बना लेना, फंक्शन चाहे प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, ठीक है, या आपके पास रैशनल है या इरेशनल है। समटाइम्स हमारे पास कुछ इस तरह की इंटीग्रेशन आ जाती हैं जो हम सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से करना जरा जो है वो हमारे लिए इजी होता है। यानी किस तरह की हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, हमारे पास 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन मैं अभी आपको बता देता हूँ। बाद ऐसे सारा उनमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, लेकिन उस सवाल वाला खुद ही सब्स्टिट्यूशन बता देता है कि आपने इसमें ये फर्ज करना है, x की जगह u रखना है या x की जगह पे u+1 रखना है या व्हाटएवर, 2-3 बारी वो दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी जो खास किस्म की कुछ इंटीग्रेशन है, समटाइम्स ऐसे होता है a² प्लस x² आ जाता है, अंडर रूट जरूरी नहीं है, पावर 3/2 भी आ सकती है, 5/2 भी आ सकती है, 7/2 भी आ सकती है, a कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, x की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, 1, 2, 3 सॉरी x, y, z व्हाटएवर, जो भी इसकी जगह पे वेरिएबल, तो आपने वहां पे सपोज करना होता है x = a tan of थीटा, a² प्लस x² हो या x² प्लस a² हो, दोनों बारी यही, क्योंकि बात ही है x² प्लस a² या x² प्लस x², तो दोनों बारी ये सब्स्टिट्यूट करना होता है। फिर हमारे पास आ जाता है अगर a² माइनस x² हो तो उसकी जगह पे आपने सपोज करना होता है x = a sin of थीटा, और अगर x² माइनस a² आ जाए फिर आपने सपोज करना होता है x = a sec थीटा। ये 3 सब्स्टिट्यूशन बहुत अहम है, क्योंकि ये वो आगे नहीं मेंशन करता कि इसी आपने मेथड से करना है, ये आपने खुद ही सोचना होता है और आपने खुद ही उसी मेथड से करना है, खुद ही सोचना। अच्छा, फिर एक चीज आ जाती है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट पॉइंट्स जिनमें आपके दिए होते हैं उनको आपने कैसे करना है, खैर ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा, आप नाम भी रिकॉर्ड करो, लेकिन चलो कर लो। सपोज हमारे पास एक सवाल है x² + 1, आगे इसका डेरिवेटिव 2x मौजूद है, x² + 1 2x इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अब इसके लिमिट पॉइंट्स क्या थे, 1 और 2 अपर और लोअर लिमिट पॉइंट्स है ना, वो इसके होते हैं, वो आपने कैसे करने हैं, किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव आगे मौजूद है ना तो इसकी एक पावर आपने इंक्रीज कर देनी है, वही नीचे लिमिट पॉइंट्स कैसे पुट करने हैं, पहले अपर लिमिट पुट करना है x की जगह पे, माइनस पे लोअर लिमिट पुट करना है,
और जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो हमने लिखा है, इसमें सी यूज नहीं करते। एक बात रही हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैं थोड़ा सा रिव्यू, क्योंकि ये पावर रूल ये तो आपके लिए इजी बात थी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी इजी है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में हमें सी की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। सपोज हमें एक सवाल दे देता है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स उसने दिया हुआ है, यानी डेरिवेटिव दिया हुआ है, वो कहता है फंक्शन फाइंड करें, यानी ये इसका डेरिवेटिव है 2x + 1, इसका डेरिवेटिव है। तो उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या देता है, y of 0 = 1, यानी ये उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी हुई है। इसका भी मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि क्या है। तो y of 0 1 आना चाहिए, वो वैल्यू c की फाइंड करेंगे। ये आपने क्या करना है, dy इधर ही रहेगा 2x + 1 dx दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, दोनों साइडों पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। ये 1 लिखा हुआ है, 1 की इंटीग्रेशन जिसके लिहाज से आप करें वही होगी, डेरिवेटिव की तरह नहीं, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो यहाँ पर आप जिसके लिहाज से करें वही इसका आंसर होगा। तो अब इसका 2 आ गया, बाहर x की इंटीग्रेशन होती है x^2 और 1 की इंटीग्रेशन x + c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी y का आंसर आ गया है x² + x + c। यहाँ से एक वैल्यू x की होती है, एक वैल्यू y की होती है, क्योंकि ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये x की वैल्यू है और ये y का आंसर है c फाइंड करने के लिए। x की जगह आपने पुट करना है 0 और y की जगह पे आपने पुट करना है 1, y की जगह पे 1, इस इक्वेशन 1 बन गई, x की जगह पे आपने पुट कर देना है 0, तो c का आंसर हो गया 1। अगर कोई टाइप ये c का आंसर यहाँ पे पुट कर दे, अगर कोई टाइप रह गई है तो मुझे बता दें, मैं अभी वो भी बात कर देता हूँ।